गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसी चार्ज के बारे में फर्दर हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। क्लियर? तो लास्ट टाइम हमने चार्ज की डेफिनेशन, इसकी एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसके बारे में हमने क्या किया था, स्टडी कर चुके हैं। अब इसी चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं कि मान लो कि कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। ओके, तो हम हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज किसी बॉडी पे आया कैसे। आपको पता है कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है, वो किससे मिलके बनी है? एटम से। किससे मिलके बनी है कोई भी बॉडी? एटम से। एटम के अंदर क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही बेटा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ज बॉडी पे कितना हो गया? न्यूट्रल। क्लियर? क्या डिस्कस किया मैंने अभी तक? मैंने ये एक्सप्लेन किया कि आपके पास कोई भी मैटर है, मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम से। एटम्स के अंदर क्या पाया जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि एटम में जितना ही पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही एटम के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज किसी भी बॉडी पे या मैटर पे कितना होता है? न्यूट्रल। तो अब किसी बॉडी पे चार्ज आया कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपका कोई एटम है। इस एटम के सेंटर में आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके चारों ओर क्या रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होता है उतना ही इस पे चार्ज होता है, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा? न्यूट्रल। कितना होगा बेटा? न्यूट्रल। क्लियर है? क्या कहा मैंने? ये एटम है। इस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो जितना हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके चारों क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल चार्ज इस मैटर पे कितना है? न्यूट्रल। अब बात करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज आया कैसे। कैसे आया बॉडी पे चार्ज? जैसे आपने ग्लास को सपोज किसके साथ रब किया था? सिल्क के साथ। ओके, अब ग्लास को आपने किससे रब किया? सिल्क के साथ। तो क्या होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर ऑर्बिट में आपको पता है क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर? इलेक्ट्रॉन। जो इसका सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ग्लास को हमने किससे रब किया? सिल्क से, तो क्या होगा? ये जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर किस पे आ सकता है? सिल्क पे। सिमिलर मैनर में ये भी हो सकता था कि सिल्क वाला जो इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट वो किस पे आ सकता था? हमारे पास ग्लास रोड पे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बॉडी पे आपका क्या आता है? चार्ज। तो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से
कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, क्यों आता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर मैंने क्या कहा कि किसी बॉडी पे चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से क्या आ रहा है? उस बॉडी पे चार्ज आ रहा है। अब आपने ग्लास को किससे रब किया था? सिल्क से। अगर ग्लास ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस, तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सिल्क ने अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन, तो सिल्क पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस तरीके से आपकी बॉडी क्या हो गई बेटा? चार्ज। क्लियर है? चार्ज बॉडी किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उस पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन करती है, उस पे चार्ज क्या आता है हमारे पास? नेगेटिव। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। द मटेरियल विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लॉस, उस मटेरियल पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो मटेरियल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस पे बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी बॉडी पे चार्ज किसकी वजह से ट्रांसफर होता है? किस वजह से ट्रांसफर होता है? ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी क्या थी हमारे पास? चार्ज किसी बॉडी पे किस तरीके से एक्वायर होता है। इसी टॉपिक को हम आगे मूव ऑन करते हैं, चार्ज वाले टॉपिक को। इसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप अपनी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम इसमें पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है? चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है? ये बॉडी आपकी मान लो 3 इंडिविजुअल चार्जेस से मिलके बनी है, Q, Q2, Q3। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर। इसका मीनिंग क्या है? इस बॉडी पे अगर आपको क्या निकालना है? चार्ज। तो क्या निकालना है आपने? नेट चार्ज ऑन द बॉडी। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, इस बॉडी के ऊपर जो जो इंडिविजुअल चार्जेस है उनको रियल नंबर की तरह ऐड करके। सपोज इस बॉडी पे आपके पास चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, इस बॉडी के पास चार्ज है सपोज 6 माइक्रोकूलम, और आपकी जो ये Q3 वाला हमारे पास है इसके ऊपर चार्ज है मान लो -2 माइक्रोकूलम। तो इस पूरी बॉडी पे मुझे नेट चार्ज निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगी? इसको ऐड कर दूंगी। सिंपल, जैसे हम कोई रियल नंबर क्या करते हैं? ऐड। तो हमने ऐड कर दिया सिंपल, Q1 + Q2 + Q3।
Q1 पे चार्ज कितना है 4, Q2 पे कितना है 6 और Q3 पे आपका बेटा कितना है -2। तो 6 4 10 और -2 कितना हो जाएगा 8। तो आपका नेट चार्ज ऑन द बॉडी कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम। क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं रियल नंबर्स की तरह। क्लियर है। तो जैसे हमने एक बॉडी ली सपोज, इस पे 3 चार्जेस शो करे मैंने इंडिविजुअल 4 + 6 और -2। तो इस पूरी बॉडी पे मुझे क्या निकालना था चार्ज। तो मैंने क्या किया सिंपल रूल से इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रियल नंबर की तरह क्या कर सकते हैं ऐड। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कि कंजर्व रहना, सेम रहना, कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can be transferred only from one body to another body। क्लियर। इसी चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स चार्ज कैन नॉट बी created or destroyed, it can be transferred from one body to another body। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। वही हम ग्लास रॉड वाला एग्जाम्पल लेके इस लाइन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक आपके पास वो सिल्क का क्लॉथ है। क्लियर। अभी आपने इन दोनों को रब नहीं किया तो इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज होगा 0। रबिंग से पहले इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज होगा 0। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑन सिस्टम 0। अब आपने इस ग्लास रॉड को और सिल्क रॉड को क्या कर दिया रब। आपको पता है जब आप रब करेंगे तो क्या होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उस पे बेटा कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। जो बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी गेन, उस पे क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। जो लॉस करेगी बेटा उस पे क्या आता है पॉजिटिव, जो गेन करता है उस पे क्या आ जाता है नेगेटिव। सपोज जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से आपने रब किया तो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया लॉस। जब ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो रबिंग के बाद
आफ्टर रबिंग, अभी भी हम देखें टोटल चार्ज ऑन सिस्टम क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड प्लस में नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास और प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, अगेन न्यूट्रल। तो रबिंग से पहले भी पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना था, 0। रबिंग के बाद भी पूरे सिस्टम पे चार्ज बेटा कितना था, 0। तो आपका टोटल चार्ज बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग क्या रहा, सेम। इसी प्रॉपर्टी को हम इसका क्या नाम देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर। तो दिस इज अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब नाउ वी डिस्कस द थर्ड property of charge. Now we discuss third property. This is important प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मीनिंग है इसका वर्ड का, क्वांटाइजेशन। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग है फिक्स अमाउंट। What does mean by quantization? Fixed amount. अब इसका मीनिंग क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि जब आपकी बॉडी चार्ज होगी तो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी बॉडी क्या होती है बेटा, चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ये फिक्स अमाउंट में होगा। इट मीन्स या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या 2 या 3 या 4। ऐसा तो नहीं है 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, नो। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, फिक्स अमाउंट में क्या होंगे, ट्रांसफर। क्लियर। जैसे हमारे पास अगर इस मार्कर की हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना इसको, 1 2 3 4 5। सिमिलर मैनर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स जो आपका चार्ज है किसी बॉडी पे कैसे ट्रांसफर होगा, फिक्स अमाउंट पे। क्लियर। फिक्स अमाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा भी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, where Q total charge on a body, N है number of electron transferred, E electronic चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, कि जो आपका किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या मीनिंग है इसका, देखो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पे मैंने छोटा ई लिखा,
इस छोटी ई का मीनिंग है एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका अनदर नेम ये भी हो सकता है बेसिक चार्ज। इसका मीनिंग क्या है कि जो इंडिपेंडेंटली चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो चार्ज हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंडिपेंडेंटली जो चार्ज आपका किसी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है उस चार्ज को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, उस स्मॉलेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसी की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। तो अगर यहाँ से आपको डिफाइन करना हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो या इसका मीनिंग समझाना हो तो आप क्या कह सकते हो कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और n यहाँ पे क्या होगा, 0 ±1 ±2 +-3 अप टू सो ऑल। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी डिफाइन करें तो क्या होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, any charge on a body is equal to the integral multiple of electronic या basic charge। या you can say total charge on a body is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स आपके किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज आ सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और सबसे बेसिक चार्ज आपका कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अगर मान लो आपकी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ए, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इट मीन्स 3.2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कितना चार्ज आएगा बेटा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो कितना चार्ज आया, 4.8। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, आपकी बॉडी पे कितना चार्ज आया, पहले अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज आया, 3.2 इंटू 10 टू पावर -19। अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज आया, 4.8 इंटू 10 टू पावर -19। तो मतलब देखो जो चार्ज है आपका फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, या तो 1.6 ट्रांसफर होगा या 3.2 होगा या 4.8 होगा, आगे फर्दर सो ऑन। इसके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे हमारा किसी बॉडी पे क्या एक्वायर हो, चार्ज। तो चार्ज देखो ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फिक्स अमाउंट में, 1.6, 3.2, 4.8। अगर यहाँ 4 होता तो कितना जाता, 6.4। अगर 5 होता तो क्या जाता, 8 इंटू में 10 की पावर -19। तो चार्ज आपका किस में ट्रांसफर हो रहा है, या तो 1.6 ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी पे, या 3.2 हो रहा है,
या 4.8 हो रहा है, क्या 1.6 और 3.2 के बीच वाली वैल्यू का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? नो। तो चार्ज ऑलवेज आपका ट्रांसफर किस अमाउंट में हो रहा है? फिक्स अमाउंट में क्या हो रहा है? ट्रांसफर। इसी प्रॉपर्टी को बेटा आप क्या बोलोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? आई रिपीटेड अगेन कि चार्ज आपका क्या होगा? फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होगा। तो चार्ज क्या होगा आपका? फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किस इक्वल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3 ऑफ बेसिक चार्ज। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। जैसे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 की -18 कूलम। क्या क्वेश्चन है? इसने ये पूछा आपसे, क्या किसी ऑब्जेक्ट पे 2.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम चार्ज हो सकता है या नहीं? देखो ये जो गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है? चार्ज ऑन द बॉडी। और चार्ज ऑन द बॉडी को हमने किससे डिनोट किया था? क्यू से। तो आपका क्यू बेटा कितना है? 2.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE। Q कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2.8 इंटू 10 की -18। एन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड आउट। ई कितना है आपका? एलिमेंट्री चार्ज। दिस इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। यहाँ से आप एन कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 17.5। What will you get the answer? 17.5। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं हम। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 टू पावर -18 कूलम। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपको उसने क्या गिवन है? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कौन डिनोट करता है? क्यू। तो क्यू मैंने लिख दिया 2.8 इंटू 10 टू पावर -18। एन हमें निकालना है, ई हमें पता है, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया एन कितना है? 17.5। देखो मैंने आपको अभी बताया था एन क्या होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए, या तो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। पर ये जो एन आ रहा है आपका क्या आ रहा है? एक इंटीग्रल आ रहा है? नो। अगर आपका एन एक इंटीग्रल नहीं आ रहा तो आपका आंसर क्या आएगा? यस या नो? तो आंसर विल बी नो। ओके, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? नो। मैंने आपको अभी समझाया था बॉडी पे कितना चार्ज सकता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, 3.2 इंटू में 10 की पावर -19। उन दोनों के बीच में जो वाली वैल्यू है वो वाला चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। और यहाँ से आपने चेक भी कर लिया एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? इंटीग्रल। पर एन की वैल्यू आपकी इंटीग्रल बेटा नहीं आ रही, तो इट मीन्स क्या है? ये चार्ज आपका इस बॉडी पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। एनी डाउट? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी टॉपिक पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। अगला ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आप अपना
फाइंड आउट करो इतनी देर में कि क्या आंसर आना चाहिए आपको। फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसने पूछा है अगर किसी बॉडी पे कितना चार्ज है बेटा 1 कूलम, तो उस बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 कूलम ऑफ चार्ज वाली बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। Q कितना है 1 कूलम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, आपने क्या निकालना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है N। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो आपका बेटा यहाँ से N कितना आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 6.25 10 की पावर 18। आगे क्या आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर -18 कूलम। व्हाट माई पॉइंट कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे किया आपने Q इज इक्वल टू NE। Q कितना है 1 कूलम, N आपने क्या करना है फाइंड आउट। ये हमें पता है तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट क्या किया N। तो N आपका कितना आया N आया आपका 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इसके एक 4th प्रॉपर्टी और होती है, वो भी हम एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। 4th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग क्या है, चार्ज की स्पीड से, अगर चार्ज मान लो रेस्ट में है, अगर मान लो चार्ज मोशन पे है, उससे किसी बॉडी पे जो चार्ज है उस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। चार्ज डजंट अफेक्टेड बाय स्पीड। क्लियर। तो दिस इज द ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करी। फर्स्ट, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं रियल नंबर की तरह ऐड। सेकेंड, चार्ज कंजर्व रहता है। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप सो यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट को टॉपिक लेके चलते हैं, कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ? कूलम आपका एक साइंटिस्ट था। इसने 2 चार्जेस के बीच में, 2 चार्जेस पे वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, वर्ड यूज करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या कैलकुलेट कर रही फोर्स। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो कूलम्स लॉ, जब भी कोई लॉ है तो इट मीन्स कोई ना कोई इसकी एक स्टेटमेंट है। तो हम इसकी स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। क्या स्टेटमेंट कहा इसने, फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। मैंने अभी तक 2 वर्ड्स यूज करे कैसे चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये चार्ज है एक,
और एक ये दूसरा चार्ज है Q2। तो जो इनका साइज है वो बहुत क्या है, स्मॉल। किसके कंपैरिजन में, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उन दोनों के कंपैरिजन में। तब उस केस में इन चार्जेस को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट चार्जेस। वेट फॉर 2 मिनट्स, थोड़ी कैमरे की दिक्कत हो गई है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मीन्स जो इन चार्जेस का साइज है वो वेरी वेरी स्मॉल है। किस कंपैरिजन में, जो इन दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है। तो उन चार्जेस को बेटा आप क्या बोलोगे, पॉइंट चार्जेस। जो ये चार्जेस हैं इनका साइज बहुत स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, जो इन दो चार्जेस के बीच में क्या है, सेपरेशन। क्लियर है? तो उन चार्जेस को आप क्या बोलोगे, पॉइंट चार्जेस। सेकेंड थिंग मैंने यहाँ लिखी रेस्ट। तो ये पॉइंट चार्जेस और कौन सी पोजीशन पे होने चाहिए, रेस्ट पे, तभी ये लॉ आपका एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं है। फोर्स इज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to product of magnitude of charges क्या मैंने लिखा कि ये 2 पॉइंट चार्जेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जो ये चार्जेस है इन दोनों के प्रोडक्ट के। क्लियर? देखो जितना छोटा चार्ज होगा वो उतना क्या लगाएगा, कम फोर्स। जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना क्या लगाएगा, ज़्यादा फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सेकंड, ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली proportional to distance between point charges। इसको मैं क्या लिखूं, F is inversely proportional to 1/r का स्क्वायर। देखो क्या, ये मान लो एक चार्ज है Q1, ये आपका दूसरा चार्ज है, ये क्या है आपका Q2। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, r। कितना सेपरेशन है बेटा, r। अगर मैं ये डिस्टेंस इंक्रीज करती जाऊं तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो आपका क्या होता जाएगा, कम।
अब ये देखो, मैंने यहाँ आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं राइट किया, मैंने ये लिखा आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कूलम्स लॉ है किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको फॉलो करता है बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इसका क्या मीनिंग है कि जब आप डिस्टेंस क्या कर दोगे? डबल, तो फोर्स कितना रिड्यूस कर जाएगा? 1/4। क्लियर? पहला पॉइंट मैंने लिखा कि कूलम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है? जब आपके चार्जेस कौन सी पोजीशन पे हो? रेस्ट पे। और कैसे चार्जेस हो? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस हो और कौन से पोजीशन पे हो? रेस्ट। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब फर्स्ट और सेकेंड को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मिलेगा? F is proportional to Q1 Q2 by R का स्क्वायर। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। F is proportional to Q1 Q2 by में R का स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। तो हमने एक कांस्टेंट क्या लगा दिया? K। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम। कूलम्स लॉ क्या होता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। When you combine these two, you will get F is proportional to Q1 Q2 by में R का स्क्वायर। This is the statement of the Coulomb's law। इसके बारे में आगे फर्दर बहुत चीज़ें अभी रिमेनिंग है कूलम्स लॉ की। इसकी वेक्टर फॉर्म, इसकी लिमिटेशंस, कुछ न्यू टर्म्स पढ़ेंगे हम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए और ये दोनों लेक्चर्स को बुक से फॉलो कीजिए। तो थर्ड लेक्चर लेके हम बहुत जल्द मिलेंगे आपस में। चलो ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।